हेलो गाइज, नमस्कार। एसपी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी सर क्लासेस और इस पे आज राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक अवधारणा तथा कुछ चिंतकों के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के अंतर्गत ये प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। और जितने भी छात्र छात्राएँ अगर आप के साथ कोई प्राइवेट में पढ़ रहा है तो राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से संबंधित भी प्रश्न इसमें देखने को आपको मिलेंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि सिर्फ ये बी ए रेगुलर वालों के लिए, प्राइवेट वालों के लिए वीडियो है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि आपका परीक्षा मार्च में शुरू होगा और इससे आप बहुत फ़ायदे में रह सकते हो। उसके अतिरिक्त आपके कोई भाई बहन, बड़े सिस्टर अगर LT ग्रेड, TGT, KBS, NBS, AMRS या BPSC ट्राइब या पॉलिटिकल साइंस से देना चाहता है तो इससे भी संबंधित ये प्रश्न है, उसको एक बार ज़रूर देखने को कहें या शेयर करें, लाइक करें। अभी तक आपने शेयर और लाइक नहीं किया है, बटन नहीं दबाया है तो इस कार्य को अवश्य कर ले। इससे हमारा मनोबल ऊंचा होगा और आपके लिए हम कार्य करते रहेंगे। आइए देखते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं। वीडियो बहुत छोटा होगा, उस चीज़ में आप देख सकते हैं चीज़ को, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सीले, गार्नर, अरस्तू, प्लेटो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिर्फ रिवीजन करते रहिए क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, किसी भी क्लास में आपको इस क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस अंतर्गत ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, किसके अनुसार इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान है? किसने कहा? सीले ने, लिकॉक ने, गॉर्नर ने, लॉस्की ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए आपके प्रश्नों का हम सटीक उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर आप एक बार रिवीजन अवश्य करते जाइए। ठीक है, अगर आप इस चैनल को नए हैं और नहीं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसने कहा राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र अखंड है और एक ही तस्वीर के पहलू हैं? किसने कहा? तो ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें क्या हीगल ने, क्या डिग्बी ने, क्या अरस्तू ने, क्या कैटलिन ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कैटलिन का यह कथन है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसके अनुसार किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन का एक निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती है? किसके अनुसार ये कथन है कि सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती है? तो क्या कार्ल मार्क्स, J.S. मिल, बोसांके, कांट। तो आप इसमें देख सकते हैं यह कथन प्रसिद्ध समाज मनोवैज्ञानिक समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स का कथन है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अर्थशास्त्र नामक लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? क्या ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, कौटिल्य, गांधी, मनु। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यह अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई राजनीति पे बहुत बड़ी पुस्तक है। इसको राजनीति पे लिखी गई बहुत बड़ी पुस्तक माना जाता है। ठीक है, मनु भी, जो आप मनुस्मृति देखते हो वो मनु द्वारा क्या है? रचित है। अगला प्रश्न, नागरिक शासन पर द्वितीय लेख किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है जॉन लॉक, रूसो, हॉब्स, बेंथम। यह आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसमें? तो जॉन लॉक इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, रूसो आप देखते हैं, रूसो का किताब का नाम है सोशल कंट्रैक्ट। कौन सा? सोशल
कंट्रक्ट इनकी किताब का नाम है। हॉब्स का लेवियाथन किताब का नाम है। बेंथम एक उपयोगितावादी हैं। यह कहते हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात कौन करता है, तो बेंथम करता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस विचारक ने राजनीति विज्ञान और भूगोल के बीच घनिष्ठ संबंध स्पष्ट किया है? क्या ऑप्शन है? प्लेटो, बोधा, कार्ल मार्क्स और कांट। तो जी हाँ गाइज, इसका आंसर आपका हो जाएगा बोधा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यूरोप में औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? यूरोप में औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी, शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। तो यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो 15वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। अब अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है? क्या कानूनी उपागम ऑप्शन ए, क्या दार्शनिक उपागम, क्या व्यवहारवादी उपागम या ऐतिहासिक उपागम? तो राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक उपागम जिसको माना जाता है, जिसे डेविड स्टर्न ने प्रतिपादित किया था, वह व्यवहारवादी उपागम है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इस उपागम की शुरुआत या इस दृष्टिकोण की शुरुआत होती है। यानी दुनिया को नए नए तकनीकों, खोज, आविष्कारों के माध्यम से देखा जाता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें बनाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इस उपागम के अंतर्गत जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उस समय दुनिया बहुत सारे आविष्कारों से होकर गुजरती है और विश्व में तमाम देश परमाणु बम के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उस समय से आधुनिक विज्ञान का ये उपागम समझ में आता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये चीज़ें शुरू हुई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न, राजनीतिक डेविड स्टर्न ने निम्नलिखित में किसके लक्षणों क्रेडो ऑफ रिलेवेंस की संज्ञा दी है? क्या राजनीतिक व्यवस्था, व्यवहारवाद, उत्तरव्यवहारवाद, राजनीतिक शक्ति? तो इसका नंबर आपका सही हो जाएगा ये ऑप्शन ए, राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे आपके, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान में कौन सा विचार प्रभावी नहीं रहा? तो द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद से कौन सा, क्या आदर्शवाद, क्या व्यवहारवाद, क्या तुलनात्मक राजनीति, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा है मित्रों, गाइज आप इसको देख सकते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा विचार प्रभाव में नहीं रहा? तो वह आदर्शवाद था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति की बात होने लगी, व्यवहारवाद की बात होने लगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी जो समाज अगर कोई भी देश विकसित श्रेणी में आएगा या है या उसने किसी चीज़ को अपनाया है तो वह है उसका सबसे प्रमुख व्यू साइंटिफिक व्यू, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर कोई भी देश इस चीज़ को अपनाता है, इन्वेंशन पर ध्यान देता है, स्किल पे ध्यान देता है, अपने मानव रिसोर्सेस पे ध्यान देता है, तो वह देश विकसित श्रेणी में अवश्य आएगा। ना कि और अनर्गल चीज़ों को आप उस चीज़ में शामिल करके ध्यान देते हैं तो उससे कोई भी देश विकासशील नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ धार्मिक मान्यताओं को मान्यता देते हैं तब भी आप विकसित श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि किसी भी देश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने के लिए उसके देश के नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, तभी जाके आप नए नए तकनीकों, नए नए औद्योगिक प्रौद्योगिक चीज़ों को अपना सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि कोई भी देश अगर तरक्की कर रहा है तो उसके पास अपना एक क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये नहीं कह रहा है कि ये नहीं है कि वो अपने धार्मिक मान्यताओं को छोड़ दिया, उसको इस प्रकार से अपनाया है कि लग नहीं रहा है कि वास्तव में वैसा है, लेकिन वास्तव में वो इस प्रकार से अपनाया है कि वास्तव में उसने तकनीकों को अपनाया है, और तकनीकों को अपनाने के पीछे यह है कि वह देश आज क्या है, विकसित श्रेणी में है और उसके पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो अपने आप सारी चीज़ों को देख रहा है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ही जरूरी है किसी भी देश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने के लिए। ठीक है, और वो समय जैसे व्यवहारवाद जब शुरू हुआ तो व्यवहारवाद उत्तर व्यवहार होता है, उसके बाद तुलनात्मक राजनीति की जोड़ होती है कि इस देश में इस तरह से, इस देश में इस तरह से, इस सरकार ने इस तरह से, इस सरकार में इस तरह से, अमेरिका की सरकार कैसी है तो ब्रिटेन की सरकार कैसी है तो भारत की सरकार कैसी है, किसी व्यवस्थाएं काम करे नहीं
उनके संस्थाओं या मान्यताओं या तमाम ऐसे एजेंसियों के बारे में तुलना कराया जाता है, जिससे ये जाना जा सके कि यह क्या है और कैसे चल रहा है। इसलिए इसमें आदर्शवाद को नहीं रखा जा सकता। ठीक है। आदर्शवाद ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, लौकिक चीज़ों पर विश्वास करता है, ईश्वरीय देन पर विश्वास करता है, सारी चीज़ें वह मानता है कि ईश्वर के द्वारा सारी व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है। लेकिन ऐतिहासिक पद्धति ऐसा नहीं कहता है। ऐतिहासिक पद्धति ऐसा कहता है कि भाई ये जो सृष्टि के निर्माण है, सृष्टि राज्य का विकास हुआ है, ना कि निर्माण हुआ है। धीरे धीरे क्या है, क्रमिक विकास हुआ है इसका। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न, व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है? क्या डेविड स्टर्न, हैरोल्ड लॉसवेल, चार्ल्स मेरियम, जी आमंड? तो व्यवहारवाद के जनक आपके डेविड स्टर्न को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो डेविड स्टर्न को माना जाता है। अगला प्रश्न, कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंतर्गत एवं राज्य के लिए और राज्य के बाद उसके विरुद्ध कोई नहीं। तो क्या है कथन है? क्या हिटलर का है, क्या मुसोलिनी का है, क्या स्टालिन का है, क्या मार्क्स का है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मुसोलिनी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुसोलिनी ने इस कथन को कहा था। अगला कथन, रूसो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? रूसो एक कल्पना करता है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी हो जाए। क्या 5,000, क्या 10,000, या 15,000, या 20,000? तो आप इसको 10,000 रूसो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या माना है। कितना माना है? 10,000 माना है एक आदर्श राज्य की जनसंख्या। उसी प्रकार से प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5,040 माना है। लेकिन अरस्तु यह नहीं बताता है कि एक राज्य की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। वह इस पर कोई तर्क अपना नहीं देता है कि राज्य अपने समय समय से राज्यों के में जनसंख्या का निर्धारण कर सकता है, लेकिन ये नहीं होता है कि इतना ही होना चाहिए। लेकिन रूसो ने माना कि 10,000 होनी चाहिए, प्लेटो ने माना 5,040 होना चाहिए। ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। और आज का अंतिम प्रश्न, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व आप देखते हैं संप्रभुता है। ठीक है। राज्य के 4 तत्व हैं। राज्य के 4 तत्व कौन कौन? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, निश्चित विभाग। ये 4 तत्व हैं। और इसको गार्नर ने दिया था। किसने दिया था 4 तत्वों को? गार्नर ने दिया था। कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व इसमें से कौन, अगर कहा जाए तो संप्रभुता है। संप्रभुता इसलिए है कि एक छोटी सी एक लाइन का उदाहरण समझ लीजिए, क्योंकि हमारा देश 1947 के पहले अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों के गुलाम होने के नाते वह स्वयं का निर्णय नहीं ले सकता था कि हमारे देश में हमको ऐसे इस प्रकार से इस व्यवस्था के अंतर्गत ये कानून लागू करना है। हमारे पास जनसंख्या थी, सरकारें थी, निश्चित विभाग था, सारा चीज़ था, लेकिन हमारा निर्णय ब्रिटेन की संसद में होता था। हमारे कानून ब्रिटेन की संसद द्वारा पास किया जाता था। इसलिए हम संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। लेकिन देश की आज़ादी के बाद हमारे संविधान लागू हुआ। संविधान में इस चीज़ की बात की गई कि अब हमारे बाहरी चाहे आंतरिक मामलों में कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, और हस्तक्षेप नहीं करेगा तो वो देश क्या होता है? संप्रभु होता है। और संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। उसी के आधार पर राज्य का संचालन किया जाता है। ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बताएं कि संदीप सर जो राजेंद्र बाबू में पढ़ाते हैं उनके द्वारा बनाया गया चैनल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और आप इस चीज़ को एकदम बेफिक्र आनंद लीजिए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।